गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्लास ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है जिसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में समझा था। प्लेन मिरर में इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, किसको बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा था। इस क्लास में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर तुमने प्लेन मिरर से रिलेटेड वो क्लास अटेंड नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगी, वहां से उस क्लास को जरूर अटेंड करें ताकि प्लेन मिरर के बारे में तुमको बेहतरीन नॉलेज हो जाए। तो इस क्लास में हम स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ कॉनकेव मिरर के बारे में। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड होगा कॉनकेव मिरर, व्हाट इज कॉनकेव मिरर, पहले ये समझेंगे। उसके बाद हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल, कॉनकेव मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है ये भी सीखने वाले हैं। नॉर्मल ड्रॉ अगर हम करने जानते हैं तो इंसिडेंट रे आएगी, टकराने के बाद कितने एंगल पे जाएगी इसका हमको बेहतर आइडिया हो पाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सेम वैसा ही है जैसे हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था। यहां पर दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर या स्फेरिकल मिरर के बारे में। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, हम रे की हेल्प से कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में क्या रूल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में इमेज का फॉर्मेशन हम डिफरेंट जगह ऑब्जेक्ट को रख के करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। एक टॉपिक और होगा वो ये कि कॉनकेव मिरर का यूज कहां पर होगा, जो यहां पर मैंने लिखा है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम कॉनकेव मिरर के बारे में पूरी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक फार्मूला भी इसमें आता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसकी डेरिवेशन तो क्लास 10 में नहीं है, क्लास 12 में इसकी डेरिवेशन है। तो फार्मूला समझ जाएंगे और उस फार्मूले में f क्या है, u क्या है, v क्या है, इतना समझेंगे सफिशिएंट। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या है। अगर कॉनकेव मिरर को मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ करूं तो इस तरह से ड्रॉ करूंगा, यानी अंदर धसा होता है, केव के जैसा होता है, गुफा के जैसा होता है। अगर मैं इस तरह से यहां पे लाइन लगाता हूं तो इसका मतलब वही, इसको मैं बोलूंगा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब जैसे तुमने प्लेन मिरर जिसमें हम अपना फेस देखते हैं उसके पीछे साइड में देखोगे तो पेंटिंग हुई रहती है, यानी लाइट रे आर पार नहीं जा सकती है, राइट। तो ये शेडेड रीजन इस बात को इंश्योर करता है कि लाइट रे जब वहां पे जाए तो आर पार ना गुजरे, टकरा के इसी साइड आ जाए। डन। और रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही होता है कि बाउंसिंग बैक, किसी सरफेस से लाइट रे जाएगी, टकरा के उसी एरिया में निकले तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे टकराई किसी सरफेस से और आर पार गुजर गई, जैसे प्रिज्म में हुआ, ग्लास स्लैब में हुआ, ग्लास में तुम देखते हो तो लेंस में हुआ, आर पार लाइट रेज गुजरती है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक होना जब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट रे टकराती है। ठीक है, तो ये शेडेड रीजन है और जो यहां पे होता है सरफेस ये चमकीला होता है, तो इसको बोलते हैं, ये सामने का, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमको ये समझ में आया कि जो कॉनकेव मिरर होता है इस तरह से होता है, यानी कर्व होता है, राइट। और अंदर धसा होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसा होता है, अंदर की तरफ केव के जैसा होता है, तो हम इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं और इस मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर में तुम अगर इमेज देखोगे तो तुम पाओगे कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ज्यादातर केसेस में, एक केस को छोड़ के, इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो इमेज उल्टी बने तो उससे तुम आइडिया कर सकते हो कि ये कॉनकेव मिरर है।
इमेज का फॉर्मेशन सीधा भी होता है, लेकिन एक कंडीशन है, वो सब डिटेल हम बाद में समझेंगे। तो इसका मतलब कॉन्केव अगर सरफेस होगा उसमें इमेज उल्टी बनेगी, और कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स अगर तुम मिरर लोगे तो ऐसे उभरा हुआ होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चमकीला सरफेस। इसमें इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो स्पून की हेल्प से तुमको मैं दिखाता हूं। देखो ये स्पून है, स्पून में ये कॉन्केव के जैसा धसा हुआ है। अब इसमें इमेज का फॉर्मेशन देखो किस तरह से होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो यहां पे इस मार्कर को ध्यान से देखो, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है देखो नीचे दिख रहा होगा तुमको, यहां पे देखो, राइट, ये देखो ये ब्लू वाला पोर्शन यहां पे दिख रहा है और व्हाइट वाला पोर्शन ऊपर दिख रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये देखो, ये मैंने यहां पे बनाया, देखो इस तरह से, राइट। आई होप तुमको दिख रहा है, ये देखो, राइट, यहां पे इस तरह से, ये देखो, देखो ना, ये ब्लू देखो, ये आ रहा है व्हाइट वाला पोर्शन, यानी इमेज उल्टी बन रही है, राइट। तो इस स्पून को घर पे लेके भी तुम देख सकते हो। तुम अपना फेस देखोगे तो तुम्हारा सिर नीचे दिखाई पड़ेगा, यानी इन्वर्टेड इमेज इसमें बनती है। ठीक, पहचानोगे कैसे? अगर तुम ऐसे कॉन्केव मिरर को ऐसे देखो तो यहां पे तुमको धसा हुआ लगेगा, केव के जैसा लगेगा, तो तुम समझ जाओगे कि ये कॉन्केव मिरर है। इधर साइड पॉलिश होगी, तो इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। जो ये कॉन्केव मिरर होता है एक गोले से काटकर बनाया जाता है। जैसे ये बॉल है, राइट, इस बॉल से मैंने यहां से कुछ पोर्शन काट लिया, इस बॉल से मैंने यहां से कुछ पोर्शन काट लिया, तो मुझे एक ऐसे स्फेरिकल शेप में मिल गया, लेकिन अंदर से कर्व ना, तो इसको बोलेंगे, जैसे मैंने ये लिया, अब यहां से मैंने इतना हिस्सा काट लिया, करेक्ट। तो ये जो हिस्सा मैंने काटा ये एक्चुअल में इसका हिस्सा है, मतलब इस गोले का हिस्सा है। तो इसमें ये रेडियस होगी और ये यहाँ से यहाँ तक अंदर देखोगे तो डायामीटर होगी, करेक्ट। तो सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखेंगे, खाली नाम अलग हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, एक स्फेयर है, उस स्फेयर से हमने कुछ हिस्सा काट लिया और अंदर ये धसा हुआ है, तो हम इसको, इस वाली सरफेस को, इधर बाहर के सरफेस को हम पेंट कर देंगे और अंदर वाला चमकीला रहेगा, राइट। तो ये चमकीला सरफेस हो जाएगा और ये पीछे वाला उभरा वाला पोर्शन इस तरह से। आई होप थोड़ा सा तुम अब फील कर पाए होगे। मेरे पास कॉन्केव मिरर है, राइट, तो मैं तुमको दिखा भी देता हूं, शायद तुमको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक, तो कॉन्केव मिरर, राइट, ठीक, तो ये है मेरे पास कॉन्केव मिरर। यहां पर देखें, इसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। अब ऐसे शायद से उतना पता न चलता होगा, देखो स्फेरिकल शेप में है, राइट, और ये जैसे ये गोला है, यहाँ पे ये गोला था, इस गोले से हमने इतना पोर्शन ये काट लिया और ये बना दिया, तो ये हुआ अपना। अब इसको अगर देखोगे तो ये मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, मुझे फील होगा, शायद तुमको ना पता चले, ये अंदर धंसा हुआ है और जो ये पेंटिंग है ना, ये शेडेड वाला रीजन है और ये जो रिफ्लेक्टिंग है ये सामने वाला। तो इधर ये धंसा हुआ, अगर तुम इसको टच करोगे तो शायद थोड़ा सा फील हो पाए तुमको, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो अब तुम समझ गए होगे कि कॉन्केव मिरर क्या होता है। डन। तो चलो, इसका मतलब ये तो हमको समझ में आ गया कि कॉन्केव मिरर एक स्फीयर से काट के बनाया जाता है, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था, वहां से काट के बनाया जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक गोला बनाऊं तो इसकी रेडियस भी होगी और डायमीटर भी होगा, करेक्ट ना। तो चलो, अब हम ये समझ गए कि कॉन्केव मिरर क्या है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कॉन्केव मिरर अंदर धंसा होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर जहां पे पेंटिंग होती है वो उभरा होता है। इसमें ज्यादातर केसेस में इमेज उल्टी बनती है, इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, जैसा कि मैंने तुमको दिखाया। अगर तुम टच करोगे, मतलब रियल में तुम कॉन्केव मिरर को टच करोगे तो अंदर धंसा होगा जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और इधर उभरा होगा। ठीक, तो ये तो हुई कॉन्केव मिरर के
बारे में बात कैसे तुम इसको पहचानोगे। अब इसके कुछ सिंपल टर्म हैं, उसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद है हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। तो एक मैं कॉन्केव मिरर पहले यहां पर बना लेता हूं। तो ये हुआ अपना कॉन्केव मिरर। ये क्या हुआ, शेडेड रीजन, करेक्ट ना, जैसे मैंने बताया था, यानी जहां पे पेंटिंग हुई है तो इसको लिख देंगे शेडेड रीजन। सामने वाला ये जो इधर है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब ये किसी, जैसे ये गोला था ना, यहां पे मैंने दिखाया था तुमको, ये गोला था, इस गोले से काट के बनाया गया है। तो इसका मतलब तुम ऐसे अज्यूम कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ये गोला अज्यूम कर लिया तुमने, राइट। अब ये गोले का सेंटर है यहां पे, तो जो सेंटर है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर तो तुम जानते होंगे, कर्वेचर मतलब कोई चीज मुड़ी हो तो उसको हम बोलते हैं कर्वेचर, और ये मुड़ी है भी। तो इस कर्व का सेंटर ये है, या ऐसे समझो जिस गोले से काट के बनाया गया उस गोले का सेंटर है, तो इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से अगर मैं सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करूंगा, जिस पॉइंट पे ये मिलेगा इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये हो गया पोल। ये क्या है, रेडियस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये है रेडियस, राइट। इस गोले की रेडियस है, तो इसको नाम हम देंगे रेडियस ही लिखेंगे, लेकिन किसकी रेडियस है, इस कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोल देंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो यहां तक है इसको हम आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से दिखाते हैं, पोल को हम पी से दिखाते हैं, इस तरह से। अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को आधा कर दूं, यहां से यहां तक इसको एग्जैक्टली दो भागों में बांट दूं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे फोकस, और इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं। जबकि जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है, यानी इसको मैं एफ से दिखा दूं, इसको मैं सी से दिखा दूं, इसको मैं पी से दिखा दूं, तो एफ पी की जो डिस्टेंस है, एफ पी, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। देखो, फोकस को कैपिटल एफ से, लेकिन इस डिस्टेंस को, पोल से एफ की डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ ये है और इसकी फोकस यहां पे है। तो एक फार्मूला तो हमको यही पता चल गया कि जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, राइट। तो अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट ना। तो इस तरह से हमने यहां पे एक फार्मूला सीखा, इस फार्मूले को नोट डाउन भी कर लो। अब मैं इसको बिठा रहा हूं यहां पे, यहां से यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस लूं, राइट। अब हमारे सिलेबस में बहुत थिन मिरर की बात हम करते हैं, तो इस वाले को हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक। अब इसको मिटा देता हूं, ये तो रेफरेंस के लिए हमने लिया था, हमको तो इसी तरह का सरफेस ही दिखेगा सामने से। तो इसको बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर मतलब कहीं पे ऐसा होल जहां से लाइट रे इतने पार्ट से गुजर सकती है, तो इसको हम बोलेंगे अपर्चर। ठीक, अपर्चर समझ गए, ऑलराइट। अगर मैं यहां फोकस पे कोई ऐसी चीज रख दूं, ऐसा रख दूं, तो ये एक प्लेन बन गया, राइट। ये हाथ मेरा प्लेन हो गया। अगर मैं फोकस पे ऐसे रख दूं तो इसको बोलेंगे फोकल प्लेन। मान लो मैंने यहां पे इस तरह से कोई चीज रख दी, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। तो ये हो गया फोकल प्लेन। आई होप तुम समझ गए। यहां बोर्ड में अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन रियल में तो तुम रख सकते हो ना, वो तो खाली हो जाए, ऐसे रख दोगे, राइट। जैसे मान लो
यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं दिखेगा, लाइट रे जहाँ जाएगी उसमें हाथ तो ऐसे लगा सकते हो ना, तो जहाँ पे फोकस है उसी पे हाथ ऐसे तुमने रखा दिया, तो ये क्या हुआ, फोकल प्लेन हुआ। ठीक, तो ये कुछ टर्म्स थे रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर जो हमने सीखे। अच्छा, तो चलो अब एक सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और उसमें और भी कुछ चीजें समझते हैं। ऑल राइट, यहां पे मैंने एक कॉन्केव मिरर इस तरह से बनाया। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये शेडेड रीजन हुआ। ये जो हुआ सेंटर, इसको C से दिखाया और इसको F से मैंने दिखाया। इस लाइन को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाएगी ये मिलेगी पोल पे। ठीक है, तो ये C हुआ, ये F हुआ, राइट। इसको और आगे तुम अगर एक्सटेंड करते जाओगे इस तरह से, तो ये तुमने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ठीक, तो ये वाला जो होगा इसको इधर भी बढ़ा सकते हो। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब लेट्स से यहां पे कोई वस्तु रखी है, वस्तु रखी है और उसके बाद यहां से एक लाइट रे जाती है, ये लाइट रे यहां से पैरेलल जा रही है। देखो, इसके पहले एक चीज समझना जरूरी है, कोई चीज हमको तभी दिखती है जब उस वस्तु से रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों पर पड़ती है। जैसे हमको कहीं पे रेड कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब लाइट रे वहां पर पड़ी, उस वस्तु ने सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ रेड कलर को एमिट किया, रिफ्लेक्ट किया, और वही रेड कलर हमारी आंखों तक पहुंचता और हम ये बोलते हैं कि रेड कलर की चीज है और वस्तु जो होगी उसका नाम हम बताते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे हमारी आंखों पे जो पड़ती है, इमेज का फॉर्मेशन तब होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली कि रिफ्लेक्टेड रे जो पड़ती है आंखों पे, उसकी वजह से हमको इमेज का फॉर्मेशन मिलता है। तो यहां पे एक लाइट रे गई पैरेलल, जिस पॉइंट पे ये टकराएगी इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे टकराएगी उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये जो लाइट रे यहां पे जा रही है, राइट, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। राइट, अब यहां पे लाइट रे जाके इस पॉइंट पे टकराती है तो इधर तो चमकीला सरफेस है, तो इसको बाउंस बैक होना पड़ेगा। अब हमको ये सोचना है इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर किधर घूमेगी। करेक्ट, लाइट रे तो फ्री है, वो किधर घूमेगी ये हमको सोचना है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल का। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दो तो नॉर्मल कहलाती है, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन मिरर है। अब इस प्लेन मिरर के 90 डिग्री पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। यानी नॉर्मल सरफेस के 90 डिग्रीज पे बनी हुई लाइन होती है, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल। ठीक, तो यहां पे 90 डिग्री हम कैसे दिखाएंगे, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम बनाते हैं, ये हमको सोचना है। ध्यान से देखना, जैसे मैं एक स्फीयर ऐसे खींचता हूं, ये सर्कल बनाता हूं, सर्कल के सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो लाइन जब सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करूंगा तो ये 90 डिग्री का होता है। यहां पे तुमने पढ़ा होगा टैंजेंट के बारे में, तो टैंजेंट जो ड्रॉ होती है सेंटर से वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है। अब यहां पे तुमको कर्व लग रहा होगा, तुम बोल रहे होगे नहीं, लेकिन अगर ये सोचो कि ये जो सर्कल है ये छोटे 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 ऐसे हिस्सों से बना हुआ है, तो एक छोटे से हिस्से पे अगर तुम ये लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पे कितना तुमको दिखेगा, 90 दिखेगा। इसका मतलब यहां पे ड्रॉ करोगे तो ये यहां पर भी 90 होगा, यहां पे ड्रॉ करोगे तो ये भी 90 होगा,
यहाँ पे ड्रॉ करोगे ये भी 90 होगा, यहाँ पे ये भी 90, यहाँ पे ये भी 90। इसका मतलब सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, रेडियस को ड्रॉ करते हैं इसकी एज पे, तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो सेंटर इसका क्या है, ये है ऑब्वियसली, राइट। तो इससे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये ठीक है, ये अपना यहां पे ड्रॉ कर दी एक लाइन, तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे अगर सरफेस के हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल होता है। अब यहां पे कर्व था तो 90 डिग्री कहां से देखें, तो हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया कि सेंटर में से अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं एज पे, तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये यहां पे छोटे से हिस्से को देखोगे तो 90 डिग्री यहां पर बन गया। तो अब कभी भी जब तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो सेंटर से जहां पे इंसिडेंट रे आ रही है वहां पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो जो लाइन तुमको मिलेगी वो नॉर्मल मिलेगी। प्लेन मिरर में तुमने सीखा था कि नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रे आती है तो टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में वापस हो जाती है। तो यहां पे अगर नॉर्मल से कोई लाइट रे आएगी फॉर एग्जांपल, तो उसी से वापस हो जाएगी। यानी नॉर्मल की कंडीशन ही यही है कि अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल सी होके आएगी तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस हो जाती है। तो नॉर्मल ड्रॉ करने सीख लिया, हाउ टू ड्रॉ नॉर्मल। जब भी तुमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना है तो वो सेंटर से जो लाइन तुमने ड्रॉ की वही हो गया नॉर्मल। नॉर्मल बच्चों यहां से देखना है, ये यहां से ये देखना, ये नॉर्मल नहीं देख लेना, इसको नॉर्मल बोलते हैं। चलो ठीक है, कुछ अब मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो इस पॉइंट पे मुझे फॉर एग्जांपल एक लाइट रे जा रही है, इस पे नॉर्मल ड्रा करना है, तो मुझे देखना होगा इस सर्कल का सेंटर क्या, ये सेंटर यहां है और मैंने यू ड्रॉ किया, तो मुझे नॉर्मल मिल गया, ये नॉर्मल हो गया, राइट। ठीक, तो नॉर्मल ड्रॉ करने हमने सीख लिया कि जब भी तुमको परेशानी हो, सेंटर से लाइन जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुमको दिखाना वहां पे लाइन ड्रॉ करो, वही नॉर्मल होगा। ठीक, अब हमने सीखा है कि मिरर जो होते हैं, जैसे प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, लाइट रे टकराने के बाद जितने एंगल पे नॉर्मल से टकराएगी उतने ही एंगल पे वापस आ जाती है। तो यहां पे एक एंगल बन गया, ये नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे का होता है उसको आई से हम दिखाते हैं, या इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये आई हो गया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि जो आई है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, टकराने के बाद सेम एंगल पे ही लाइट रे वापिस जाएगी। तो नॉर्मल तो ये है, अब सेम एंगल तुम कहां पे दिखाओगे, ऑब्वियसली तुम ये एंगल जितना है टकराने के बाद नॉर्मल के इस साइड में तुम लेके जाओगे यू, और सेम एंगल जितना एंगल ये है उतना ये भी होना चाहिए, तो ये तुमने यहां से गुजार दिया। लाइट रे का डायरेक्शन दिखाने के लिए यूं दिखाते हैं, टकराने के बाद यहां से इस डायरेक्शन में मुड़ गए। ये जो एंगल है यहां पे, इस एंगल को बोलते हैं आर से दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद ये एंगल बना है नॉर्मल से, लेकिन ध्यान में रहे दोनों एंगल तुमको नॉर्मल से लेने हैं। किसने लेने हैं, नॉर्मल से। ऐसा ना हो कि तुम ये एंगल कुछ इधर से लेना शुरू कर दो, नहीं, नॉर्मल से। ये नॉर्मल है इधर, ये नॉर्मल है इधर, तो नॉर्मल से ही एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमने यहां पर समझ लिया। देखो, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें दो शर्तें जरूर होगी, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। पहला, जब भी रिफ्लेक्शन होगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होगा ही होगा। दूसरी चीज, जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में पड़ेंगे। रिफ्लेक्टेड रे
प्लेन क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी तुमको समझाया है, एक बार दोबारा से बताता हूं। इसका मतलब ये है कि मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है और ये अपना सरफेस है, ये यहां पे सरफेस है, ठीक है, सरफेस ऐसे सरफेस है यो, और इसी पे लाइट रे एक पॉइंट पे आके टकरा रही, यहां पे इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रेड वाली, ब्लैक वाली आ रही, रेड वाली रिफ्लेक्टेड है और ब्लू वाले ये नॉर्मल है। तो ये जो आई होगा यहां से यहां तक का, इसके आई आर के बराबर होगा, ठीक है, ठीक। तो ये आई आर के बराबर का पहली चीज, और ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब जैसे हाथ है मैंने इस पे रखा तो पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा, यहां पे तुम इसको रखोगे तो ये देखो पूरी तरह से इस बोर्ड पे, इस प्लेन पे एडजस्ट हो गया, राइट, यो हो गया कि नहीं। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इंसिडेंट रे इधर से आई, ये अपना रहा नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे रही, ऐसा नहीं होगा कि ये प्लेन में आ सकता, लाइट रे टकराने के बाद इधर से चली जाए। अगर ऐसा होगा तो दो तो प्लेन में आ गया, रेड वाला तो नहीं आया, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता नॉर्मल इधर है और रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीजें, दो कंडीशन होती है। पहला, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में पड़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इसके माध्यम से प्रूफ कर दूं। ये प्लेन मिरर का इसके पहले भी मैंने तुमको दिखाया, तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। यहां पे यो देखो तीनों एक ही प्लेन में पड़ना है, तो मतलब ये प्लेन में मैंने रखा, तीनों आ गए साथ में, राइट। एक चीज और होती है, अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इधर, तो तीनों इतने एक दूसरे के सीध में होंगे कि तुम देखोगे कि एक दिखेगा तो दूसरा दिखेगा नहीं। मतलब ऐसे देखोगे तुम, मैं जैसे देख रहा हूं तो मैं देखूंगा कि यहां पे अब इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है यो, तो इस तरह से कोई सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो यूं समझो, अब इधर थोड़ा मैं ये बताने की कोशिश, इधर से देखो सिर्फ यही दिखना चाहिए, दो नहीं दिखना चाहिए। इधर से देखोगे तो सिर्फ ये दिखेगा, दो नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब ये प्लेन में, ठीक है। आई होप अब तुम समझ गए कि प्लेन क्या है। तो ये तो मैंने थोड़ी सी चीजें बताई। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम फटाफट से लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद आगे की बातें हम करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, या ऐसे भी हो सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक। दूसरा था इंसिडेंट रे नॉर्मल मतलब जो 90 डिग्री पे ये वाली लाइन, नॉर्मल ये वाली लाइन, ठीक है। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई मैंने पढ़ती है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन at the point of incidence। तो ये है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा ये दो चीजें वहां पर होगी ही होगी। अगर एक है दूसरी नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, दोनों हमेशा साथ साथ होती है, ठीक है। तो ये हुआ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम रूल्स पढ़ेंगे कुछ इमेज के फॉर्मेशन के, कि कैसे हम अगर रे यूज कर रहे हैं उसकी हेल्प से कैसे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
तो चलो फटाफट से इसको देखते हैं। आई होप ये टर्म्स तुमको पहले से पता होगा। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना होगा इसके बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग तुमको जरूर हो गई होगी। तो इमेज को फॉर्म करने का जो रूल है उसको डायग्राम की हेल्प से मैं तुमको दिखाता हूं। पहला रूल, ये अगर मिरर है, शेडेड रीजन, रिफ्लेक्टेड, ये क्या हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको मैं F से दिखाऊंगा और इसको मैं दिखाऊंगा C से। तो जब भी पैरेलल लाइट रे चलती है, ध्यान देना, पैरेलल लाइट रे जब भी चलती है तो टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। तो टकराया, टकराने के बाद मैंने फोकस से इसको गुजार दिया, तो ये इस तरह से कर देता हूं, ठीक है, ठीक। तो टकराने के बाद ये फोकस से, तो जाती हुई लाइट रे को तुमको कैसे दिखाना, इस तरह से, टकराने के बाद आई तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो पहला नियम, लाइट रे जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। दूसरा, ये है ऑब्वियसली ये प्रिंसिपल, ये फोकस हुआ अपना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, यहां पे मान लो इस तरह से यू। अब देखो दूसरा इसका जस्ट उल्टा है। अगर लाइट रे फोकस से होकर गुजरेगी, पहले पैरेलल थी तो फोकस से होकर गुजर रही थी, अभी फोकस से होकर अगर गुजरेगी लाइट रे तो टकराने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या दिखाओगे, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे दिखानी है कि वो जा रही है टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। तो उल्टा हुआ कि नहीं, यहां पे पैरेलल लाइट रे थी, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरी। अगर लाइट रे फोकस से ही होकर गुजर रही है तो टकराने के बाद क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो है ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, इस तरह से पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा नियम हुआ, ठीक। ये अपना फोकस है और ये सी। कई बार आता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, तो डेफिनेशन बड़ी आसान है। तुम बोलोगे लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। दोबारा, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन हो गई, राइट। ये दो नियम हो गया। तीसरा, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, राइट। यहां पे ऑब्वियसली शेडेड पार्ट और सारी सिचुएशन जो मैं बता चुका हूं पहले से। तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, यहां पे मान लो ये फोकस है, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मान लो इस तरह से है। अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे अगर गुजरेगी तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, कहां से वापस होगी, सोचो और बताओ। लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरेगी, यानी ये लाइन कौन सी है, नॉर्मल वाली। और तुम जानते हो नॉर्मल पे होकर गुजरने वाली कोई लाइट रे बाउंस बैक उसी डायरेक्शन में हो जाती है। जैसे प्लेन मिरर में मैंने तुमको सिखाया था, देखो अगर ये इंसिडेंट रे है, यहां से आई, टकराने के बाद ये एंगल जितना होगा इस एंगल पे वापस हो जाएगी। अब इसको इधर किया तुमने थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये इसको बराबर करने के लिए यहां से गुजरेगी। अच्छा, अगर तुमने लाइट रे इसी नॉर्मल से ही गुजारा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जीरो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो ही होगा ना। तो इसका मतलब लाइट रे यहां से आएगी, टकराने के बाद इसी रास्ते से गुजर जाएगी। कॉनकेव मिरर में हमने ये देखा, ये जो लाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज पे ड्रॉ करते हैं वो होती है नॉर्मल। तो नॉर्मल से अगर लाइट रे कोई होके गुजर रही तो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन से होके लौट जाएगी, क्योंकि ये है हमारा नॉर्मल, ठीक। तो ये तीन नियम है। अब इन्हीं की हेल्प से हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। यहां पे 6 इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो चलो 1 बाय 1 करके हम इमेज फॉर्मेशन को सीखते हैं। इन 3 नियम को ध्यान में रखना। अच्छा, ऐसे भी समझ सकते हो, ये लाइट रे आ रही है, यहां पे एक तुम अगर
यहां पे प्लेन मिरर रख दो, प्लेन मिरर, तो टकराने के बाद ये अपने रास्ते से होके गुजर जाएगी, करेक्ट ना। देखो लाइट रे यहां से आ रही है, यहां पे तुमने प्लेन मिरर रख दिया, शीशा जो होता है जिनमें हम फेस देखते हैं, रख दोगे तो चमक, टकराने के बाद वो फिर से अपने रास्ते से होकर गुजर जाती है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से गुजर जाती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी जिस डायरेक्शन से होकर लाइट रे आ रही उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो इन तीन को समझ लिया, पैरेलल फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होने वाली पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाली लाइट रे उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक, तो इन तीन की हेल्प से अब हम इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो वस्तु है, पहला केस हम लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ, इस तरह से हमने बनाया। ठीक, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाया। ठीक, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, डन। मान लो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये अपना फोकस है। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमने वस्तु को रख दी, तो वस्तु ये मानो इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब अनंत पे है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु एट इन्फिनिटी, हमने इन्फिनिटी पे रख दिया। ठीक, उसके बाद यहां से मैं एक पैरेलल लाइट रे निकालूंगा, तो इस तरह से पैरेलल लाइट रे किसकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई, यहां पे गई और यहां पे टकरा गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये हुआ, राइट। अब इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे किधर मुड़ेगी ये पता करने के लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, और नॉर्मल के लिए मैंने तुमको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक बात। अब ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होना चाहिए, तो लाइट रे कहां से होकर गुजरेगी, ऑब्वियसली फोकस से होकर यूं गुजर जाएगी, डन बात। ठीक, और ये वाला आर जो होगा आई आर के बराबर होगा। ठीक है, मैं शुरू में समझा दे रहा हूं, बाद में जो तीन रूल्स मैंने बताए हैं उसी की हेल्प से फटाफट हम ड्रॉ करेंगे। शुरू में फर्स्ट वाला जो है इमेज फॉर्मेशन, उसको थोड़ा डिटेल में मैं समझा रहा हूं। ठीक, तो इस तरह से अब कई बार तुम देखोगे कि इसको हम दिखाते नहीं हैं, इस तरह से हम दिखाते हैं नहीं, राइट। हम क्या करते हैं कि सिंपली सिर्फ इसी पे यू बना देते हैं, यू ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे सी जो है यहाँ पे है और उसी की डायरेक्शन में ऐसा खींच देते हैं। देखो मैं बना के बता रहा हूँ, ये हुआ लाइट रे यहाँ पे टकरा। अब मैं देखूंगा ये सी कहाँ पे है, सी इस डायरेक्शन में, तो मैं कुछ इस तरह से यहीं पे सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद ये एंगल इसको बराबर करते हुए इस तरह से मैंने ये फोकस माना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इतना ही दिखाते हैं, तो ये बना दिया हमने। ठीक, पहले रूल के अकॉर्डिंग टू जब लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और ये हमने गुजार दिया, डन। अब दूसरी लाइट रे के बारे में हम बात करते हैं कि दूसरी लाइट रे भी मान लो यहां से चलनी शुरू होती है और इस तरह से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये इसके पैरेलल होके ऐसे गुजरती है। ठीक, तो डायरेक्शन यू दिखाऊंगा मैं। उसके बाद टकराने के बाद अब ये फिर से नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, यू, राइट। टकराने के बाद ऑब्वियसली इधर मुड़ना चाहिए और ये एंगल जहां पे मुड़ेगा उसके बराबर होना चाहिए। तो इस बात को सोचते हुए मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा, नहीं भी करोगे तो तुमको आइडिया रहेगा तो तुम ड्रॉ कर सकते हो, नो इशू। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, यू लाइट रे गुजर गई, ये लाइट रे जा रही है इधर, टकराने के बाद इधर मूव हो गई। ये लाइट रे जा रही, इंसिडेंट रे है, टकराने के बाद इधर मूव हो गई। टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलती है इमेज वहीं पर बनती है। तो हमको ये पता चल गया कि इमेज का फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, फोकस पे। तो मैं लिखूंगा नेचर ऑफ इमेज के बारे में, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज के नाम से भी जानते हैं इसको, नेचर ऑफ इमेज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज भी बोल सकते हो। तो नेचर ऑफ इमेज किस पे बन रही है, इमेज कहां पे बन रही है, एट एफ, फोकस पे बन रही है। अच्छा, ये जो इमेज है ये इमेज है रियल,
कौन सी इमेज है? रियल है। रियल क्यों है, कैसे पता चला? लाइट रे यहां से गई, टकराने के बाद लौटी, लाइट रे यहां गई, टकराने के बाद लौटी, तो एक्चुअल में ये मीट हो रही है। जब लाइट रे एक्चुअल में मीट होती है तो हम बोलते हैं कि रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। रियल इमेज जब भी होगी इन्वर्टेड होगी, सिंपल ही बात है, याद रखनी है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ठीक, तो इतनी बात हमने रियल लिखा। अब यहां तो इमेज मुझे दिख नहीं रही, फिर भी हमने इन्वर्टेड लिख दिया क्योंकि रियल थी इसलिए इन्वर्टेड होगी ही होगी। इमेज तो यहां पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज कितनी बड़ी बनी, बहुत छोटी सी, तो इसका मतलब पॉइंट साइज्ड इमेज यहां पे बन गई, पॉइंट साइज्ड हो गई। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज का लिख दिया। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, सॉरी स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते। ये सब बातें बाद में हम करेंगे और मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुमको प्रूफ करूंगा, दिखाऊंगा, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना समझो कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। ये बात, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इतनी बात भी समझ गए तो बहुत हो गया। तो इस तरह से हमने इस पहले वाले केस को कंसीडर किया और ये चीजें हमने यहां पर पाई। तो इसका मतलब इंफिनिटी पे रखी वस्तु की इमेज फोकस पर बनती है। इंफिनिटी पे रखी हुई वस्तु की इमेज फोकस पर बनती है। यहां पे एक केस और कंसीडर कर लेते हैं ताकि तुमको एक अच्छा नॉलेज हो जाए। देखो, वैसे ये तो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूं, कभी कभी क्वेश्चन में ये सब चीजें दिखती हैं। ये मैंने लाइट, तो लाइट रे भाई जो यहां पे जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही लाइट रे जाएगी, राइट ना? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना भी हो, और ये पॉसिबल भी है, करेक्ट? तो नहीं हो तो क्या होगा? देखो, यहां से मान लो लाइट रे यूं गई, ठीक, लाइट रे यहां पे गई, यहां पे जाने के बाद अब यहां पे कुछ इस तरह से अगर तुम नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ करोगे तो लाइट रे कुछ इधर से गुजर गई, ठीक? तो ये इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लाइट रे इधर गुजर गई, डन, ठीक है। दूसरी लाइट रे इसी के पैरेलल, इसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो यहां पे पैरेलल यू मानो आई, राइट? उसके बाद जब यहां पे तुम ड्रॉ करोगे तो लाइट रे कुछ इस तरह से पैरेलल लेके जाओ, किसके? एक लाइट रे दूसरे लाइट रे के पैरेलल जा रही है, ठीक? तो यहां से ये नॉर्मल हो गया। अब इसको हमको इस तरह से इतने ही एंगल पे निकालना होगा, तो लाइट रे यहां से गुजर गई, ठीक? ऑलराइट, तो ये इनसे अच्छा और भी हो सकता है कि लाइट रे कुछ यहां से गुजरे, यहां से ना गुजरे, यहां से गुजरे, ठीक है? फोकस से नहीं लेके जाते हैं हम, यहां से लेके जाते हैं, ठीक? यहां से लेके गए तो इसका मतलब यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उतने एंगल पे, थोड़े से एंगल पे ये लाइट रे कुछ इस तरह से होके गुजर जाएगी, क्योंकि यहां से ड्रॉ करोगे तो इस तरह से बनेगा। मैं तुमको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, यहां पे तो उतना एग्जैक्ट नहीं बना है, मेजर करके करोगे सबको एग्जैक्ट। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? ये यहां पर हो रहा है। तो ये फोकस पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन फोकल प्लेन पे हो रहा है। तो जब लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो मिरर पे टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो फोकल प्लेन पे मिलती हैं। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो फोकस पे मिल जाती हैं, लेकिन अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हैं, तो वो फोकल प्लेन पर आकर मिलती हैं, उनकी इमेज का फॉर्मेशन होता है फोकल प्लेन पे, ठीक है? तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, तो हमने सीखा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है, लेकिन अगर लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में लाइट रेज टकराने के बाद फोकल प्लेन पर मिलती है।
फोकल प्लेन के बारे में मैंने तुमको शुरू में ही बताया था। फोकस पे एक प्लेन रख दूंगा तो फोकल प्लेन हो गया। तो दो लाइट रेज या दो से ज्यादा लाइट रेज एक दूसरे के अगर पैरेलल हैं तो वो टकराने के बाद फोकल प्लेन पे मिलेगी। तो ये हाथ मेरा फोकल प्लेन हुआ, तो इसी के सीध में ही इमेज बनेगी, चाहे यहां 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 यहां। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जब पैरेलल लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो उनकी इमेज का फॉर्मेशन भी फोकस पे तो नहीं होगा, फोकल प्लेन पर जरूर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे दूसरे केस की। यहां पे मैंने एक मिरर बनाया, ये शेडेड रीजन हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मैंने माना फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि इसी का आधा करके तो हम फोकस रखते हैं, राइट। अब यहाँ पे वस्तु मैंने रख दी यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा वो लिख दो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में अगर हम रख देंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ये हमको समझना है। ठीक, ऑलराइट। तो लाइट रेज अगर मैं पैरेलल लेके जाऊंगा तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या देखा है कि अगर पैरेलल लेके जाऊंगा लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। अब नॉर्मल मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करने का मेथड वही है जैसा कि मैंने इसमें डिटेल में तुमको समझाया, तो फोकस से होकर गुजरेगी। डन। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, यहां से होकर गुजरेगी यू, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल पे लाइट रे अगर जाती है तो उसी रास्ते यहां पे गई, ये रास्ता हुआ इसका जाने का और टकरा के उसी रास्ते पे लौट आई। रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे ये जा रही है और रिफ्लेक्ट होके लाइट रे यहां पे जा रही है। मिली कहाँ, रिफ्लेक्टेड राइट जहां पर रे जहां पर मिलती है वहीं पे इमेज बनती है, तो इमेज यहां पर बन गई किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो चलो इसको लिख देते हैं। तो इमेज कहां बनी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक, इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है, और रियल मैंने बताया है कि वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, तो इन्वर्टेड भी होगी। इन्वर्टेड यहां तो थोड़ा सा दिखने लगा, यहां तो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि पॉइंट साइज इमेज थी, ठीक है। और इमेज क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज इसके कंपैरिजन में तो छोटी है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई दूसरे। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हमने कर दिया। अब तीसरी सिचुएशन को हम कंसीडर करते हैं, इसको मिटा देता हूं। ठीक, तो ये थर्ड सिचुएशन है। यहां पे मैंने बनाया इस तरह से, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपना फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब हमने लाके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ऑब्जेक्ट कहां पे, एट सी, सी पे ही रख दिया हमने। ठीक, देखते हैं क्या होता है। यहां से लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद अभी भी सेम रूल वही रहेगा, लाइट रे जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, टकराने के बाद कहां से गुजरनी चाहिए, फोकस से, पहले रूल के अकॉर्डिंग तो ये मैंने फोकस से इसको गुजार दिया, तो लाइट रे यहां पे चली गई। तुम जब मेजर करके करोगे तो और भी बेहतरीन ढंग से यहां पे चीजें बनेंगी। ठीक, ऑलराइट। अब लाइट रे अगर फोकस से होकर जाएगी, मैंने दूसरा रूल बताया था, फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो लाइट रे यू जा रही है, यू, ठीक है, टकराने के बाद यहां पे गई, टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरेगी, यू। तो ये है टकराने के बाद, सॉरी, फोकस से होकर गुजरने वाली लाइट रे टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी, यानी इस वाली लाइट रे का उल्टा रूल इसमें लागू होगा। तो ये जैसा कि मैंने सेकेंड रूल में बताया, तो जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट सी था। ठीक, ऑलराइट। तो नेचर ऑफ इमेज के बारे में लिखते हैं, कहां पे बन रही है इमेज, सी पे बन रही है, रियल भी है, इन्वर्टेड है,
और यहां पे इक्वल साइज के, जितनी साइज ऑब्जेक्ट की उतनी साइज इमेज की भी है, इक्वल साइज। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज की साइज इक्वल होती है। ठीक, अब चौथी सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं।